ओके, ओके बेटा, आज का जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन, विच इज अनदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन respiration. Respiration, yes. Respiration is a process in which organisms grow down glucose in their cell to release Energy. in the form of activity. Okay. So it is a process in which gaseous exchange takes place, which leads to breakdown of food to release energy. ठीक है. जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि गैसेस का एक्सचेंज होगा, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होगा. अगर और जनरलाइज वे में इसको देखें तो सिंपली हम इतना भी बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज बीइंग ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. ठीक है. सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज बीइंग ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है. ठीक है. वैसे फूड का ब्रेकडाउन तो हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, विच इज डाइजेशन. न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा ना, न्यूट्रिशन में डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड टूटता है. अब वो क्या है, फिर रेस्पिरेशन क्या है? देखो, इसको दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना. जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होता है सिंपल फॉर्म में. वहां कन्वर्जन है कॉम्प्लेक्स का सिंपल फॉर्म में. जैसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया है मोनोमर में. ये पॉलीसैकेराइड है, वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज में. यहाँ ये कन्वर्जन होगा और ये ग्लूकोज की ही फॉर्म में फिर एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाएगा. अब ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज सेल्स के पास पहुंचता है और सेल्स के अंदर जाके उसका ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज द एनर्जी ट्रैप्ड इनसाइड द फूड. ठीक है. वहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होगा. सो रेस्पिरेशन की वजह से फूड टूट के हमको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस हो पाते हैं. राइट. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो डाइजेशन में तो फूड टूट रहा है इस तरीके से. रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेशन में दिस ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2, वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है. अभी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे तो वेरिएशन समझ लेंगे वहाँ पे क्या डिफरेंस है. बट ऑन एन एवरेज अगर हम एक एरोबिक रेस्पिरेशन की ही बात करें तो वहाँ पर ग्लूकोज टूटता है, CO2 वाटर रिलीज करता है और साथ में अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है. तो ये डिफरेंस हुआ. डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, फिर वो फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है और ब्लड में से जब वो सेल्स तक पहुंचता है वही फूड यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जाके सेल्स में ब्रेकडाउन होता है उसका एंड दैट रिलीजेस एटीपी एनर्जी. दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय अस और आवर सेल्स और एनी ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट द वाइटल फंक्शंस ऑफ द लाइफ. ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी की तो नीड पड़ेगी भाई एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए. राइट. तो रेस्पिरेशन के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स. बेसिकली रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं. दो में कौन कौन से आएंगे?
aerobic and anaerobic. So one is aerobic respiration, another one is anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in presence of oxygen. यानी फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज द सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन. ठीक है, ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा एंड इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस जिसके लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं है is termed as anaerobic respiration. So it occurs in the absence of oxygen. This process do not require oxygen. ठीक है जी. फिर ये तो हुआ इसकी बेसिक डेफिनेशन. In this aerobic process, complete oxidation of food यानी के ऑर्गेनिक सब्सटेंस टेक्स प्लेस. कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड पूरी तरीके से टूटता है. ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एंड दैट रिलीजेस CO2 एंड वाटर. ठीक है, उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं? CO2 एंड वाटर है. तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है फूड का. वेर एज इन केस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन. पूरा नहीं होता डाइजेशन, उसका ब्रेकडाउन नहीं होता. सॉरी, नॉट डाइजेशन, ब्रेकडाउन नहीं होता, पार्शियल होता है. सो यहाँ पर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड. ठीक है, जब यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, उस कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से क्या रिलीज होगा? CO2, वाटर और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लिख सकते हैं, इसका रिजल्टेंट होगा CO2, वाटर प्लस एनर्जी. और बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर जो एनर्जी है 36 और 38 ATP आती है. अगर सेल है यूकैरियोटिक तो एनर्जी का अमाउंट 36 होगा. अगर है प्रोकैरियोटिक सेल और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा 38. सो 36, 38 ATP ये नंबर है ATP जनरेटेड कब? जब रेस्पिरेशन एरोबिकली हो रहा है. अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे फेट आ जाते हैं 2. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली अगर हम बात करें यीस्ट की तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा प्लस CO2 रिलीज होगी प्लस 2 ATP रिलीज होंगी, ओनली 2. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP. यहाँ कितनी ATP है? 36 और 38 ATP. तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया है ना. इस तरफ क्या होगा? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पहले तो पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद इथेनॉल बनेगा प्लस CO2 और 2 ATP. तो काफी ज्यादा एनर्जी गेन का डिफरेंस है. ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो रिएक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, वो सेल के साइटोप्लाज्म और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं. ठीक है, अगर बात करेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, वहाँ का सारा प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होगा? साइटोप्लाज्म में होगा. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की मेन साइट क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी ATP जनरेट होके आती हैं. और ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, एनर्जी करेंसी है, उसको यूज करके बॉडी के फंक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं. ठीक, तो ये 2 बेसिक टाइप के रेस्पिरेशन हो गए. एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन.
it leads to the complete breakdown, complete oxidation of food, leading to CO2, water and a huge amount of energy. Whereas in case of anaerobic respiration, glucose is broken down into ethanol, ठीक है, alcohol, CO2 and a very less amount of energy, only 2 ATP. ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर रहेगा? हाँ, अभी आते हैं, फेट ऑफ ग्लूकोज पे आएंगे अभी. नोट इट डाउन. पायरुविक एसिड है बेटा, I'll discuss it अभी. Done? जो रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है वो हम जनरली जो पढ़ते हैं दैट इज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो उसी का फेट हमको चेक करना है, फेट ऑफ ग्लूकोज अंडर वेरियस कंडीशंस. ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से सेल को क्या क्या मिलता है, किस कंडीशन में क्या रिसीव होता है, राइट? तो इसके लिए समझते हैं, ये ग्लूकोज जो डाइजेशन के बाद ब्लड में एंटर कर चुका है और अब सेल के पास पहुंचा है, सबसे पहले कॉमन स्टेप रहेगा जिसमें ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में. किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड. सो 1 molecule of glucose which is of 6 carbon, it leads to the formation of 2 molecules of pyruvic acid of 3 carbon. ठीक है, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 3 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे पायरुविक एसिड के. ये कॉमन रिएक्शन है, इधर रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो. ठीक है, ये बनना ही बनना है. तो पायरुविक एसिड तक आए, ये रिएक्शन का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस. दिस इज ग्लाइकोलाइसिस एंड इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक है, दिस ग्लाइकोलाइसिस takes place inside the cytoplasmic area of the cell. Then there are 3 conditions that results in the formation of 3 different products. For the first step, we'll take it in the presence of oxygen. If the process occurs in the presence of oxygen, it is termed as aerobic respiration. So we take the first case of aerobic respiration. Pyruvic acid से complete oxidation होके ये हमें मिलता है. एनर्जी कितनी? वही 36 और 38 ATP. ठीक है जी. सेकेंड केस है in absence of ऑक्सीजन. अगर हम बात कर रहे थे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो वो कहला रहा था एरोबिक प्रोसेस. यहां पर एनारोबिक प्रोसेस. एरोबिक प्रोसेस ये हमको रिजल्टेंट मिलेगा. एनारोबिक प्रोसेस में लाइक इन केस ऑफ यीस्ट, pyruvic acid leads to the formation of ethanol plus CO2. Ethanol is 2 carbon compound. ठीक है, plus energy.
सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का था, उसके ब्रेकडाउन से 2 कार्बन का एक इथेनॉल और एक CO2 रिलीज होती है। तो मानो यहाँ 2 मॉलिक्यूल है ना 3 कार्बन के पायरुविक एसिड के, तो हमको 2 ही इथेनॉल और 2 ही CO2 इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर जितनी मिलेगी उसको लिख लेते हैं 2 ATP। इस कंडीशन में इस प्रोसेस को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ वाइन, मेकिंग ऑफ बियर, यानी अल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने के लिए ये प्रोसेस यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो काफ़ी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का ये प्रोसेस है, या कहो ये स्टेप है। थर्ड केस आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है, विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन विच इज लैक्टिक एसिड। तो जब 3 कार्बन का ही कन्वर्जन 3 कार्बन के ही कंपाउंड में होगा, देयर इज नो रिलीज ऑफ CO2, कोई CO2 बनती नहीं है इस टाइम पर, ओनली पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनर्जी सेम 2 ATP। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ होगा? हाँ, ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्टिविटी this occurs in our muscles। ठीक है, हमारी मसल्स में ही होगा और मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के डिपॉजिशन की वजह से दिस विल लीड टू द मस्कुलर पेन। मसल फटीग एक कंडीशन हो जाती है, हमको थकान थकान फील होने लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज करो, रन करो काफ़ी, है ना, या कोई भी ऐसा हैवी वर्कआउट करो जिसके बाद आपको थकान, आपके हाथ पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाए और ये काफ़ी दिन तक चलता है, तो क्योंकि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो चुका है उस टाइम पे, जिसकी वजह से हमारा मसल फटीग हो गया है। फटीग वर्ड आता है थकान के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके अलावा ये कहीं और भी है क्या? लैब में, यस, ऑल्सो इन LAB। एंड व्हाट इज LAB? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम से ही क्लियर हो रहा है। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया, कहाँ मिलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? कर्ड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ये। तो जो कर्ड फॉर्मेशन है वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, और इस प्रोसेस का नाम इन केस ऑफ LAB हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहाँ पे केवल बोलेंगे, मसल्स के केस में नहीं। वहां पर एनारोबिक कंडीशन ही मानी जाएगी वो। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट या पार्शियल, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जिस पर्टिकुलर सेल टाइप के अंदर ये प्रोसेस होगा वो इस रिलीज्ड एनर्जी का यूज करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एज इट इज आप इसको डन करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया में लिखो, दिस अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया।
डन। अभी एक और बात का डिस्कशन करते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में तो हम देख ही चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या है कि फूड टूट रहा है, एनर्जी दे रहा है उस प्रोसेस के अंदर। एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? सांस लेना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। involving exchange of gases. It is a physical process which involves the exchange of O2 and CO2. ठीक है? बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि ब्रीदिंग, सांस लेना इज रेस्पिरेशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। इसके आगे कंटिन्यू होता है रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस, सेल के लेवल पर होगा। ठीक है, जो हम ये सांस ले रहे हैं बस इसको हमने रेस्पिरेशन बोल दिया, ये ठीक नहीं है। रेस्पिरेशन वर्ड बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पे जाके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इट इज़ सिंपली अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें हमने सांस लिया यानी इनहेल किया और एक्सहेल किया, है ना, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो यहाँ पर ब्रीदिंग के जो फेजेस हैं या पार्ट्स हैं वो दो हैं। वन इज इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन में क्या होगा? वी ब्रीथ एयर इन। ठीक है, वी ब्रीथ एयर इन, है ना, हमने हवा ली है। अपने से ही रिलेट करके समझ के चलो इसको। वी जस्ट ब्रीथ इन द एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, और ये एटमॉस्फेरिक एयर इज रिच इन ऑक्सीजन। अब हम ये नहीं कहेंगे हमने ऑक्सीजन वाली हवा ली, मतलब हमने ऑक्सीजन लिया, ऐसे खाली ऑक्सीजन तो नहीं जाती, एयर जा रही है पूरी। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सभी कुछ है उसमें। हम इतना कह सकते हैं ऑक्सीजन रिच एयर ले ली या एयर ले ली, सिंपली एटमॉस्फेरिक एयर ले ली, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का इनहेलेशन। यहाँ पर क्या होगा? एक्सपेल, बाहर करते हैं हवा, है ना, सांस छोड़ते हैं। एक्सपेल आउट द एल्वियोलर एयर। ये वाली हवा को हम बोल सकते हैं रिच इन O2 और ये बोल सकते हैं रिच इन CO2। तो हम जनरलाइज वे में बोल देते हैं हमने ऑक्सीजन ली, CO2 छोड़ दी, है ना, इनहेल किया, एक्सहेल किया। इनहेलेशन एक्सहेलेशन मेक्स वन रेस्पिरेशन साइकिल और वन ब्रीदिंग साइकिल। एक ब्रीदिंग साइकिल में एक इंस्पिरेशन है, एक एक्सपिरेशन है, और ऑन एन एवरेज हमारे लिए ये है वैल्यू कि हम 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीदिंग जो है हमारे में 12 से 16 बार होती है। ठीक है, ह्यूमन के लिए है ये ब्रीदिंग, जो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में होती है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एक जो साइकिल है ब्रीदिंग की जिसमें एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है, इट इज ऑफ अबाउट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 2 सेकेंड्स के लिए हम इंस्पिरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, एंड रेस्ट 3 सेकेंड्स के लिए एक्सहेलेशन करते हैं। सो फॉर वन साइकिल इज 5 सेकेंड, जिसके अंदर 2 सेकेंड्स इनहेलेशन के एंड 3 seconds for exhalation. 5
ठीक है। अब ब्रीदिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ब्रीदिंग जब हम पढ़ते हैं तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? वाटर। पानी में ही ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो पानी में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वो एयर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है वहाँ की ऑक्सीजन में और पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन में डिफरेंस होता है। क्योंकि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम है तो एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीदिंग रेट मैक्सिमाइज करना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग रेट फास्ट क्यों होता है, वाई दे डू ब्रीथ फास्टर। तो आंसर आप यही लिखोगे, बिकॉज दे हैव टू टेक द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर विच इज इन लेस अमाउंट, सो दे हैव टू स्पीड अप देयर रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार आ चुका है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इस पे फोकस करना है। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। ओके, डन। अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन है अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में। बताओ। नॉस्ट्रल। अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरलाइज्ड वे है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के लिए क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। जैसे हमारे लिए तो है लंग्स, ट्रैकिया, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है स्किन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है स्पाइरेकल्स। चलो, जहां स्पाइरेकल्स है वो ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। और लंग्स होने को तो और भी है, जैसे बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, वो भी हैं। बट ये बार बार आप अपनी थ्योरी में पढ़ोगे ये वाली चीज़ें, तो इनके बारे में देख लेते हैं। गिल्स किस में होंगे? एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स दे रेस्पायर थ्रू देयर गिल्स, यानी फिश। फिश है, और ऐसे ही एक है टेडपोल विच इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग्स लार्वा, यानी कि टेडपोल। स्किन एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन केस ऑफ वेरियस लोअर एनिमल्स, जैसे कि अर्थवॉर्म, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग। तो अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग दे रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ठीक है। दिस इज फाउंड इन केस ऑफ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। कॉकरोच की बॉडी पे, लाइक दिस इज द बॉडी ऑफ कॉकरोच, ऐसे साइड वेज में यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं और उनके साथ कनेक्टेड ट्यूब होती हैं। तो पूरी बॉडी में अंदर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिसको ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, जिसके थ्रू एयर इन और आउट मूव करती है, ठीक है। लंग्स यानी कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये होगा हायर
एनिमल्स में कहाँ से? लाइक एम्फीबियन, एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग आता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स यानी बर्ड्स, एंड मैमल्स। ठीक है, ये जो फ्रॉग है ना, ये बहुत वेरिएशन दिखाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के टर्म्स में। जब इसका लार्वा होता है, लार्वा एक्वेटिक है, तो वो रेस्पिरेशन करता है किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। फिर जब वो लैंड पे अपना लाइफ एग्जिस्टेंस स्टार्ट करेगा, उस टाइम पे मॉइस्ट स्किन एक उसका तरीका है रेस्पिरेशन का। देन लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करता है। इवन वो अपनी बकोफेरेंजियल कैविटी, जो उसका फेरिंग्स है, बकल कैविटी और फेरिंग्स का जो रीजन है, वहाँ के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। तो फ्रॉग के पास वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ या मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है। ठीक है जी, नोट कर लो। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, उस टाइप के रेस्पिरेशन को या वेंटिलेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? पल्मोनरी। अगर स्किन के थ्रू रेस्पायर करेगा तो कहा जाएगा क्यूटेनियस। अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो ब्रैंकियल, एंड दिस इज द ट्रैकियल। ठीक है, तो हमारे में क्या है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फ्रॉग में क्या है? क्यूटेनियस भी है, ब्रैंकियल भी है, पल्मोनरी भी है, इवन बकोफेरेंजियल भी है। तो ये सारे मैकेनिज्म्स के नाम आ जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन द ऑर्गेनिज्म इज यूजिंग। ठीक है, डन। अब बच्चों, कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके कुछ पिक्यूलियर फीचर्स होने चाहिए, तभी वो एक अच्छा रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगा। तो वो क्या पिक्यूलियर फीचर्स हैं उस सरफेस के, उनको वन बाय वन नोट कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले इट शुड बी मॉइस्ट। ड्राई सरफेसेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। स्किन है, गिल्स हैं, लंग्स हैं, ऑलवेज दे शुड बी इन द मॉइस्ट कंडीशन। तो मॉइस्ट होंगे तो ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आराम से हो पाएगा। दूसरा, दे शुड बी थिन। सरफेसेस बहुत थिन होंगे तभी डिफ्यूजन हो पाएगा। अगर थिक मेम्ब्रेन है तो उसके अक्रॉस गैसेस मूव नहीं करेंगी। गैसेस का जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होगा? जिसमें गैसेस विल मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। ऐसे ही होता है ना डिफ्यूजन में। तो यहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन के लिए द मेम्ब्रेन शुड बी मॉइस्ट एंड इट शुड बी वेरी थिन, should be highly vascular. Highly vascular means richly supplied with blood, यानी ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, then surface area should be more. सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए सो दैट डिफ्यूजन ज़्यादा हो सके।
डन। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हमारे अंदर रेस्पिरेशन है पल्मोनरी टाइप का। पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, हमारे पास स्पेसिफाइड डेडिकेटेड एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसको हमें 1 to 1 सारी चीज़ों को अभी डिस्कस करना है। सो स्टार्टिंग विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 पोर्शंस में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टिंग रीजन या कंडक्टिंग पार्ट, जो कंडक्शन पैसेज एक बना के देता है, यानी उसके थ्रू हवा का आना जाना होगा, वो कंडक्टिंग पोर्शन है। दूसरा पोर्शन होता है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, जहां पर रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल अकर। तो हम इसको 2 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर, नोज का इंटीरियर मोस्ट पार्ट होगा ये नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल विल लीड टू द नेजल चैम्बर, फ्रॉम देयर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल लेयर्स, देन फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद larynx, then trachea, bronchi, bronchioles। यहां तक ये पैसेज बना है, पाइपलाइन का ही नेटवर्क है एक तरीके से ये, तो ये कंडक्टिंग पार्ट कहलाएगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इसी के लिए था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इज 1 पार्ट। यहां पे क्या है, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होता है, वो जाके एल्वियोलाई पे होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट है, वो एक्सचेंज पार्ट है। अगर हम बात करें कि लंग्स के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, तो बेटा ट्रैकिया के बाद ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई एंटर करते हैं और फर्दर 20 से 25 टाइम्स डिवाइड करते हैं, ब्रांचेस बनती हैं इनकी, और अल्टीमेटली जाकर बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं एल्वियोलाई। ये सारा पार्ट रहता है इनसाइड द लंग्स, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक। कंडक्टिंग पोर्शन होता है और सेकंड जो होता है इसका एक्सचेंज पोर्शन होता है, जहां पर रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अभी एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें नोज की, ये सारी चीजें उसी में तो आती हैं, है ना। इस तरीके से नोज है, यहां पर ओपनिंग है, ये जो पूरा रीजन है ऐसा, दिस इज योर नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर कह सकते हैं इसको। नेजल चैम्बर में जो इनिशियल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे हेयर्स हैं, ठीक है।
नेजल एपिथेलियम है ये पूरा, ये ग्लैंड्यूलर है, यानी यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होगा, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंड होती है अंदर की तरफ, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें भी हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडल और इसका मिड पोर्शन, एंड देन बिल्कुल लास्ट में पोस्टीरियर। एंटीरियर मोस्ट पोर्शन में क्या प्रेजेंट है? हेयर, हेयर से लाइंड है ना नॉस्ट्रल, उसका फंक्शन क्या होगा? टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर, इट विल ट्रैप द डस्ट। तो एज अ फिल्टर काम कर रहा है, एयर फिल्ट्रेशन का काम होगा इनिशियल पोर्शन का। यहां पर दिस रीजन एक्ट्स एज एयर कंडीशनर, एयर को नॉर्मल टेम्परेचर का करके फिर हमारे लंग्स की तरफ भेजती है, ये वाली जो लेयर है, ये वाला जो रीजन है। और पोस्टीरियर, दिस पोर्शन इज रिलेटेड विद द olfactory sensation। जो हम सेंस ऑफ स्मेल हमारे को मिलती है, जिस रीजन की वजह से मिलती है, वो नेजल चैम्बर में सबसे पोस्टीरियर मोस्ट रीजन होगा। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, स्निडेरियन मेम्ब्रेन, जिसके पास सेंसरी परसेप्शन की एक्टिविटी होती है और वो सिग्नल्स रिसीव करके ब्रेन को सिग्नल पहुँचाती है। तब हमें पता चलता है कि ये खुशबू है या बदबू, यहाँ रहना है कि यहाँ से भागना है, सांस रोकना है या आराम से लिए जाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नोज के 3 चैम्बर्स डिवाइडेड होते हैं, एंटीरियर हो गया, मिड पोर्शन हो गया और पोस्टीरियर वन हो गया, ठीक है। एयर कंडीशनिंग का मतलब है एयर का टेम्परेचर मेंटेन करा कर तब उसको बॉडी के अंदर डालना, ठीक। बहुत ज़्यादा गर्म होगा टेम्परेचर तो भी उसको नॉर्मल कराना है, उस टाइम पर म्यूकस का सिक्रीशन हो जाएगा। बहुत ठंडी हवा होगी जैसे कि कोल्ड वेदर के टाइम पर होती है, तो फिर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करके टेम्परेचर बढ़ा के उसके एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं नोज़ के। अल्टीमेटली इसने एक एंट्री पॉइंट दिया हवा को बॉडी में एंटर करने का, फिल्ट्रेशन होके यहाँ से जाएगी। अब ये नहीं कि मुंह से सांस नहीं ले पाते, सांस तो आप मुंह से भी ले लोगे, लेकिन फिर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, तो जो भी धूल है वो आप ले लोगे अंदर, इसलिए नाक से ही सांस लेना है। हाँ, कई बार क्या होता है, वैसे तो नोज़ हमारी प्रिवेंट करती है कि वो चीज़ें ना हो, बट बहुत बार मुंह खुला रहता है, डस्ट तो उससे एंटर कर जाएगी पूरी, फिर हमारा जो ट्रैकिया है उसका फंक्शन वहाँ से स्टार्ट होगा। पूरे मैंने बोला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा जो GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सब अंदर से म्यूकस लेयर से लाइंड अप होते हैं, और इस डस्ट को ट्रैप करने में म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। म्यूकस उसको वहीं के वहीं ऐसे बांध लेगी डस्ट को और जाने नहीं देगी बॉडी में। और उसके अलावा ये जो हमारा ट्रैकिया का पोर्शन है, ट्रैकिया में बेटा अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन तो है ही, बट इट इज ऑल्सो लाइंड विद द सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया है वहाँ की सेल्स में, वहाँ की जो अंदर वाला एपिथेलियम है उसमें सीलिया की प्रेजेंस होती है, और सीलिया का मूवमेंट, बीटिंग मूवमेंट जो होता है वो डस्ट को बाहर फेंक देता है, मतलब हमारे लंग्स में वो डस्ट एंटर नहीं करेगी। तो वो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास। तो एयर की एंट्री यहाँ से हुई, यहाँ तक पहुँच गई। अब फ्रॉम दिस इंटरनल नॉस्ट्रल वाला पार्ट एयर कहाँ जाएगी? टू अ कॉमन रीजन जहाँ पर बकल कैविटी भी ओपन होती है और नेजल कैविटी भी ओपन होती है, विच इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एंट्री ऑफ एयर होगी कहाँ पर? लैरिंग्स में। ये जो लैरिंग्स है दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। इट हैज वोकल कॉर्ड्स। तो साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लैरिंग्स और साउंड बॉक्स, ठीक है। देन स्टार्ट्स ट्रैकिया। अभी ये पाइपलाइन इस टाइप से है कुछ, ये जो कैविटी है बेटा ये ग्लॉटिस है, और इसके बिल्कुल टॉप मोस्ट रीजन पे यहां दिस इज लैरिंग्स।
इसी कैविटी को फिर कौन बंद कर रहा था? एपिग्लॉटिस बंद कर रहा था. नाउ इन दिस ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से. अगर आप टच भी करो सामने की तरफ, ये है विंड पाइप. ट्रैकिया का दूसरा नाम, कॉमन नेम इज विंड पाइप. विंड एंटर करती है इस पाइप के थ्रू. तो यहाँ पे क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं. ट्रैकिया इज विंड पाइप and these are the cartilaginous rings. इनका फंक्शन क्या होगा? prevent the windpipe from collapsing. इसको कोलैप्स होने से, ऐसे पिचकने से बचाते हैं ये कार्टिलेजिनस रिंग्स. ठीक है? These rings helps the trachea so that they do not collapse. अगेन जैसे क्वेश्चन आया था ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल्स में, वो बहुत बार पूछा जाता है. उसी तरह से फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स ये भी पूछा जाता है. तो इसको अच्छे से आप आंसर करेंगे कि ट्रैकिया इज लाइंड अप बाय सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग. रिंग है, पूरा कंप्लीट रिंग नहीं है, इनकम्प्लीट है. कंप्लीट रिंग होता तो ऐसे होता, ये ऐसे है बस. इसके बैक साइड में तो क्या है? फूड पाइप है, तो वहां से उसको प्रोटेक्शन मिल गया है. बाकी जितना हिस्सा फ्री था उस सरफेस को किसने प्रोटेक्ट किया? रिंग ने. तो ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होता है जो प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया. ठीक. देन इस तरह से ट्रैकिया इट विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस. 2 ब्रांच में इसका डिवीजन होता है. ट्रैकिया की 2 ब्रांचेस कहलाएंगी ब्रोंकाई. दिस इज ट्रैकिया एंड ब्रांचेस हो गई ब्रोंकाई. ये ब्रोंकाई विल एंटर इनटू द लंग्स. इस तरह से लंग्स में इसकी एंट्री होती है. ठीक. ये जो राइट साइड का लंग है, इट हैज 3 lobes and this left one has 2 lobes. So this bronchi divides into 2 branches depending upon the number of lobes. यहाँ पर lobes 3 है तो ब्रांच 3 होती हैं. ठीक है. फर्दर सिस्टम ऑफ ब्रांचिंग चलता रहेगा अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 टाइम्स, और ब्रांच होते होते अल्टीमेटली जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं दे विल एंड अप इन सम बलून लाइक स्ट्रक्चर which appear like cluster of grapes. इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इन बोथ द लंग्स. मैं थोड़ा ही पार्ट शो कर रही हूँ बस. इस तरह से these balloon like structures are known as alveoli. मैंने बहुत कम ब्रांचिंग शो करी है, इतना कम नहीं होता है, बस समझने के लिए है ये. These are alveoli. ठीक है. And this is the site of exchange of gases. सिंगुलर वर्ड आता है alveolus. Alveoli is a plural. ठीक है.
तो ट्रैकिया ने डिवाइड किया ब्रोंकाई, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस हो जाएगा। उसके बाद फर्दर ब्रांचिंग ब्रांचिंग एंड रिपीटेड ब्रांचिंग चलती रहेगी। ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड अल्टीमेटली दे विल लीड टू सम sac like structures, balloon like structures known as alveoli। ठीक है, तो एयर एंटर करती है इन सभी रास्ते से और अल्टीमेटली पहुंचेगी यहां पर। If we take this alveoli, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। एल्वियोलाई क्या प्रोवाइड कर रहा है? देखो एल्वियोलाई एक तो थिन है, इसकी जो वॉल्स होती हैं बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ सेल उनकी बनी होती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है यहाँ पे, ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। तो बहुत पतली वॉल्स हो गई। पतली वॉल है तो यानी थिन वॉल है तो क्या होगा? डिफ्यूजन ईजी हो जाएगा। उसके आसपास ब्लड सप्लाई अच्छी खासी है, तो एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, यानी हाईली वेस्कुलर है। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है इनका, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। मॉइस्ट रहती हैं ये, तो ये चारों फीचर हैं एल्वियोलाई के पास, इसीलिए एल्वियोलाई जो है वो प्रिफर्ड सरफेस है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। यहाँ ब्लड कैपिलरी है और ये एल्वियोलाई है, इस तरह से है। इतना ये नोट हो चुका है इधर का, दिस वन हो गया ना। लोब्स, हाँ, लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, डिवाइडेड होता है रीजन्स में, लोब्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 3 लोब्स हैं। लोब्स एज इन जैसे एक यहाँ पे हो गया, एक ऐसे हो गया, ये लोब, ये केवल 2 लोब्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अभी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसी के लिए मैं एक्सचेंज के लिए थोड़ा सा दोबारा बनाती हूँ, उसको देखो। If we take one single alveolus, thin walled alveoli है ये, तो इसकी walls पे form कर लेता है बच्चों। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की इसकी लाइनिंग होती है, वेरी थिन वॉल्ड। And it has a neighboring blood capillary, उसमें भी thin walls होती हैं, again simple squamous epithelium। यही तो होता है इसमें, इनटेक ऑफ एयर, एक्सचेंज ऑफ एयर, है ना, आउटगोइंग ऑफ एयर। सो यहाँ पर ऑक्सीजन आई और CO2 बाहर जाती है। इस जगह की ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई में एयर है, ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में, और ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। ब्लड की जो CO2 है वो चली जाएगी वापस एल्वियोलाई में। ये प्रोसेस कहलाएगा सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। This is the blood capillary, ये thin walled blood vessel है, and this one is the alveoli, alveolus। So atmospheric air को जब ब्रीद इन किया, उसमें हर एक गैस का सर्टेन प्रेशर होता है। तो जैसे यहाँ पे हम बात करें, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो अप्रॉक्सीमेटली 104 mm ऑफ मरकरी होता है।
CO2 का जो प्रेशर है, अब जो हवा आई है उसमें O2 हो, तो ऐसा नहीं कि खाली O2 ही है, CO2 भी है। CO2 का प्रेशर रहता है यहाँ पर 40 mm ऑफ मरकरी। ब्लड के अंदर जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर है 45, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, यहाँ पर PCO2 इज 45 mm ऑफ मरकरी। तो ब्लड में है PCO2 45, एल्वियोलाई में है PCO2 40। ज़्यादा प्रेशर किधर है? यहाँ ब्लड कैपिलरी में यानी ब्लड में, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी ना CO2, तो यहाँ से CO2 का मूवमेंट तो हो जाता है इस तरफ। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, 40। यहाँ कितना है? 104, 104। ज़्यादा किधर है? एल्वियोलाई में, तो एकदम से आएगा ना डिफ्यूजन होके ऑक्सीजन इस तरफ। तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम दिस एल्वियोलाई into the blood and CO2 will diffuse from this blood into the alveoli और exchange of gases will takes place। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, हायर क्लास में आएंगे, तो इन डेप्थ आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप इतना ही समझें कि सिंपल डिफ्यूजन होता है वो प्रोसेस जिसमें गैसेस अपने पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के अकॉर्डिंग मूव करती हैं। हाँ जी, हाँ, हीमोग्लोबिन का रोल आएगा, अभी करते हैं। पहले अभी इतना एक बेसिक कंसेप्ट समझो कि गैसेस मूव फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर टू देयर लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसमें लिखो मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर to low partial pressure। तो डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, जो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो अल्टीमेटली कैसा होके जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स का काम ही होता है ऑक्सीजनेशन करना ब्लड का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू। ठीक है, अब ये जो O2 CO2 यहां से गई है, तो ब्लड में ऐसी क्या चीज है जो उस O2 या CO2 को कैरी करता है? दैट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज हीमोग्लोबिन इन आवर केस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम और द रेस्पिरेशन। हाँ जी बोलो। CO2 अगर CO2 चली गई इसके बाद O2 कैसे है? पहले O2 ज़्यादा आई तभी CO2 गई। दोबारा समझो, पहले इसको नोट करो, अभी एक और सिंपल फॉर्म में समझाती हूँ, ये नोट कर लो जल्दी। मैं प्रेशर की ही टर्म्स में बात करूंगी, उससे क्लियर हो जाएगा। प्रेशर वैल्यूज लिखूंगी, उससे क्लियर होगा ये पॉइंट नोट कर लो। डन।
जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ब्लू और रेड से बनाया है ये, टू शो दैट कि ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया है? हार्ट से आया है। कहाँ पे आया है? लंग्स में आया है फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब इसमें कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हो रही है? CO2 की। वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के सेंस में, तो हमारा हीमोग्लोबिन ऑलरेडी 75% ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री होता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें, 75% ऑक्सीजन है वहाँ पर, बट हमको 100% करनी है, या कहो कि मतलब 97% एक वैल्यू है, उतना परसेंट सेचुरेशन करना है। उतना करने के लिए आता है ब्लड यहाँ पर, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मोटा मोटा ऐसे ही समझो कि हाँ ऑक्सीजन कम और CO2 ज़्यादा है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स में, इसको करना है ऑक्सीजनेशन। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर वैल्यूज होती हैं। अब पार्शियल प्रेशर क्या है? अगर हम एयर की बात करें, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हर मिक्सचर ऑफ गैस में हर एक गैस का अपना इंडिविजुअल एक प्रेशर है जो वो एक्सर्ट करती है पूरे मिक्सचर पे। तो इस तरीके से CO2 और O2 का एक सर्टेन प्रेशर होता है जो अलग अलग लेवल पे होगा। जैसे यहाँ एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है और पार्शियल प्रेशर CO2 का है, उनकी कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं। वो जब अंदर आएगा एल्वियोलाई में तो वैल्यू वेरी कर जाएगी। तो अभी हम यहाँ वाली वैल्यूज याद रखते हैं, लाइक PO2 वैल्यू यहाँ पर रहेगी 104 और PCO2 वैल्यू रहेगी 40 mm ऑफ मर्करी। ये दो वैल्यूज हैं जो हमने एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल करी है, ठीक है। ब्लड में अगेन PCO2 की बात करें तो 45 mm ऑफ Hg है और PO2 की बात करें तो 40 mm ऑफ Hg है। इन दोनों को कंपेयर करो तो पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर। एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज मोर, CO2 इज लेस। अब मैंने अभी एक लाइन लिखी थी कि एयर जो डिफ्यूज करेगी या गैसेस जो डिफ्यूज करेंगी, दे विल डिफ्यूज अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर। डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर उनके मूवमेंट को कराएगा, राइट। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से गैस मूव कर रही थी अपने कम प्रेशर की साइड पे। तो CO2 यहाँ पर 45 है, यहाँ 40 है। ऐसे ही यहाँ पर PO2 40 है, इधर 104 यानी 104 है। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन यहाँ ब्लड में प्रेजेंट है ही, RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग एज अ कैरियर ऑफ दीज गैसेस। प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होके गैसेस जाती हैं और हीमोग्लोबिन के साथ भी बाउंड होके जाती हैं। जो CO2 है, ये CO2 तो यूजुअली कुछ अमाउंट में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, अदरवाइज प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाती है, बट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन ने क्योंकि डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ज्यादा था तो ऑक्सीजन को कैप्चर किया। मोर एंड मोर ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द ब्लड। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई? हीमोग्लोबिन की तरफ आई। जब ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ने कैप्चर किया ऑक्सीजन को, दिस विल लीड टू द रिलीज ऑफ दिस CO2 इनटू द एल्वियोलर स्पेस। क्योंकि एक डिफरेंस था प्रेशर का, उस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये ऑक्सीजन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हुआ और CO2 का मूवमेंट कहाँ से? ब्लड से एल्वियोलर स्पेस में हुआ। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस के अकॉर्डिंग मूवमेंट हुआ, ठीक है। CO2 को एलिमिनेट कराना था, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आई। जितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा उतना CO2 एक्सपेल आउट होगी, ठीक है। ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर वैल्यूज पता क्या होंगी? PO2 तो हो जाएगा 95 और PCO2 रहेगा 40। यहाँ 45 था ना, वो डिफरेंस उधर पहुंचा, अब ये रह गया 40।
ये 104 था, यहाँ पर 40 था, ये डिफरेंस रह गया 95 mm ऑफ Hg का जब प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उतने प्रेशर पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन 97 to 99% सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 स्पेसेस हैं जिससे वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ये 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ऑलरेडी बैठे हैं इसमें। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन ऐसा है, ऑक्सीजनेट होने पे वो कैसा हो जाएगा, एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बस इतना ही फर्क है। तो वो जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा आई क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा था, उसकी वजह से CO2 इस तरफ से इधर चली गई। CO2 की बॉडी को नीड नहीं है, बॉडी में इतने सेंसरी मैकेनिज्म होते हैं, जैसे ही ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ता है तो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्टर होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑल्टर होता है। हम ज़्यादा इंस्पिरेशन करते हैं सो दैट ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आए, जितनी ऑक्सीजन अंदर आएगी उतनी ही CO2 बाहर जाएगी। ठीक है, डन। अभी लंग्स के जनरल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तुम लिख भी रही हो कुछ? इस तरह से था, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया ये डिवाइड कर गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई एंटर कर गया, इस तरह से रहता ना डिवीजन। दिस ये वाला पार्ट जो दोनों लंग्स के बीच में स्पेस है, ये कहलाता है मीडियास्टाइनम। इस मीडियास्टाइनम में यहाँ पर हार्ट सिचुएटेड होगा, जो टिल्टेड होगा टुवर्ड द लेफ्ट साइड। होता बीच में है बट उसका बेस इस तरफ चला जाए, मतलब टिल्ट हो जाएगा। वो जब टिल्ट हो जाएगा तो हम उसको लेफ्ट साइड फील करते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है, बट किसी किसी में टुवर्ड द राइट साइड भी हो सकता है। बट हमारा एनाटॉमिकल फीचर ऐसा है कि जो हमारा लेफ्ट साइड का लंग्स है, लेफ्ट साइड में जो है दैट बियर्स अ कार्डियक नॉच। क्या है यहाँ पर? कार्डियक नॉच। ठीक है, ये कार्डियक नॉच क्या है? एक डिप्रेशन है जो किसको अकोमोडेट करके रखता है? हार्ट को अकोमोडेट करता है। ठीक है, हार्ट यहाँ पर इजीली प्लेस हो जाए। ये कार्डियक नॉच एक डिप्रेशन लेफ्ट साइड के लंग में होगा। ये जो पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर डबल लेयर प्रेजेंट होती है। ये ऐसे डबल लेयर से एनक्लोज होता है। So the membrane that encloses the lungs is known as pleural membrane. क्या कहेंगे उसको? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर दो हैं, एक है आउटर प्लूरा और एक है इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट कराता है लंग्स का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बिलो दिस स्ट्रक्चर एक मस्कुलर डायफ्राम होता है। मस्कुलर डायफ्राम जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल एरिया से सेपरेट करता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डायफ्राम। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच इज डोम शेप्ड। ठीक है, और आउटसाइड टू दिस यहां क्या प्रेजेंट है? रिब्स प्रेजेंट है। सो जस्ट ऐसे समझने के लिए मैं ये ऐसे ड्रॉ कर रही हूं। कुछ इस तरीके से रिब केज होता है हमारा, है ना?
अब रिब केज, दिस इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, केज यानी जैसे पिंजरा, ठीक है। केज क्या फंक्शन होगा इसका और क्या इसके पार्ट्स होंगे। सो पार्ट्स की बात अगर देखें तो बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम द बैक साइड, वहां से इमर्ज होके या कहो वहां से भी अटैच रहते हैं रिब्स उस साइड पे, हमारी डॉर्सल साइड पे बॉडी की। और आगे आते हुए स्टर्नम, जो एक ब्रेस्ट बोन है, बीच में एक बोन होती है, सिंगल बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम, वो सामने वाला और पीछे वर्टिब्रल कॉलम, इनके साथ में दोनों साइड पर जो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, दैट मेक्स दिस एरिया। तो वर्टिब्रल कॉलम हो गया कौन से रीजन का, थोरैसिक। थोरैसिक वर्टिब्रीज होती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रीज होती है हमारी TH12, 12 वर्टिब्रीज होती हैं। रीढ़ की हड्डी में 12 हड्डियां जो हैं, गर्दन की 7 हड्डियों के बाद की जो 12 हड्डियां होती हैं वो थोरैसिक एरिया की होती हैं। उनमें वर्टिब्रल कॉलम में से अटैचमेंट हो क्या आएगा, रिब्स का। रिब्स प्रेजेंट होंगे जो बैक साइड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से यहाँ पर अटैच होंगे, और आगे है स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है, विच इज सिंगल बोन, सिंगल फ्लैट बोन प्रेजेंट इन द चेस्ट एरिया। तो इस तरीके से पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं रिब केज या थोरैसिक केज। इस केज में या बोनी स्ट्रक्चर में फिटेड होते हैं हमारे डेलिकेट ऑर्गन नोन एज लंग्स और हार्ट, ठीक है। ग्लैंड है यहाँ पर थाइमस, वो भी यहीं सिचुएटेड होता है। तो ये डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोनी केज प्रेजेंट है थोरैसिक एरिया में, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, प्रोटेक्शन। ये हमारा मेन रेस्पिरेटरी एरिया हो गया लंग्स का। हार्ट हमारा काफ़ी एक मेन डेलिकेट ऑर्गन है, तो दोनों को ही प्रोटेक्ट कर दिया इस हार्ड बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर ने, नोन एज रिब केज, ठीक। अब जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, उसमें क्या है, अभी हमने इंटरनल लेवल पे देखा, वहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करें अगर, तो ब्रीदिंग में जब भी हम सांस लेते हैं उस टाइम पे और सांस छोड़ते हैं तब क्या क्या चेंजेस हमको विजिबल होते हैं, ये चीज़ आप फील करना खुद से। तो एक नॉर्मल सांस लो, सब बैठ के आराम से, सीधे बैठ जाओ, पहले तो सीधे बैठो। जस्ट इमेजिन यहाँ पर डायफ्राम है, वो डायफ्राम डोम शेप है, ऐसे डोम शेप डायफ्राम। जब आपने ब्रीद इन किया दैट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैट। डोम शेप था डायफ्राम, डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में डोम शेप है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, इट विल बिकम फ्लैट। इसके फ्लैट होते ही ये जो स्ट्रक्चर है, जब ये ऐसे से फ्लैट होगा तो क्या इनकी लेंथ नहीं इंक्रीज होगी, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर मोड में इंक्रीज हो जाएंगे, लेंथ इंक्रीज होगी। जब इन ऑर्गन्स की लेंथ इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। बट खाली केवल यही एक काम नहीं होता, एक सेकंड काम भी होता है। जब हमने कॉन्ट्रैक्शन करा दिया डायफ्राम का, यानी कि हम इनहेल कर रहे हैं, उस दौरान मसल्स दूसरी टाइप की भी होती हैं जो इन रिब्स के बीच में प्रेजेंट हैं। इन रिब्स के बीच में मसल प्रेजेंट हैं जिनका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम है इनका, इंटरकोस्टल। जब हम इनहेल कर रहे हैं उस टाइम पे डायफ्राम में तो कॉन्ट्रैक्शन हो ही रहा है, बट इन इंटरकोस्टल मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, विच लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ दिस थोरैसिक कैविटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे आगे की तरफ। जब हम सांस लेते हैं तो ये एरिया एक्सपेंड करता है ऐसे भी, यानी डोर्सो वेंट्रल प्लेन में भी हमारा एक्सपेंशन होता है। तो जो हमारा चेस्ट एरिया है दैट विल एक्सपेंड आउटसाइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट, तो यानी लेंथ ऑफ द लंग्स एंड इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी उसकी ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि थोरैसिक कैविटी या कहो ये रिब केज के अंदर वो थोरैसिक एरिया एक्सपेंड हो गया है, जिसकी वजह से लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। जब लंग्स में एक्सपेंशन होगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो जो उसके अंदर हवा है उसका प्रेशर कम हो जाएगा। When we inhale, due to the expansion of thoracic area, the lungs also expand. They will increase their volume, and due to the increment of the volume inside the lungs, the air pressure will fall. Air pressure कम हो जाता है and automatically air comes in. जैसे ही प्रेशर कम होगा, एयर बाहर से अंदर जाएगी towards the lungs. ठीक है, अब दूसरी तरफ प्रोसेस आ जाएगा एक्सपिरेशन का, क्योंकि ये प्रोसेस तो 2 सेकंड में हो रहा है पूरा। इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने एनर्जी लगाई,
सो फॉर इंस्पिरेशन वी नीड एनर्जी। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। बट जब हम एक्सपिरेशन करेंगे इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन में आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और एटीपी लगा के वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन जब आप एक्सहेल करोगे वो एक पैसिव मैकेनिज्म है, अपने आप हो जाएगा। यानी जितनी भी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया था ऐसे, अब वो रिलैक्स हो जाएगी। रिलैक्स होते ही लेंथ वापस पहुंच जाएगी लंग्स की। जो थोरैसिक कैविटी ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे आई थी वो फिर वापस चली जाएगी। यही तो हो रहा है जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ रहे हैं। ऐसे कैविटी इन्हेंसमेंट हो गया, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा। फिर जब वापस से रिकॉइल होते हैं लंग्स तो उस टाइम पर उनकी वॉल्यूम घटती है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ते ही हवा बाहर चली जाएगी। ये मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, विच इज़ अ फिजिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ब्रीद इन करते हैं, वॉल्यूम बढ़ती है तो हवा अंदर आती है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ऐसे ही जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम घटती है तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ते ही हवा बाहर चली जाती है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर डायाफ्राम का, और अगर इसी डायाफ्राम में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाए इट विल लीड टू द जनरेशन ऑफ हिकअप्स। हिचकी आने लगती है अगर डायाफ्राम इरिटेट हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बेवजह चलता रहे तो फिर हिकअप्स जनरेट होते हैं। वो इसी के इरेगुलर फंक्शन की वजह से होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई याद कर रहा है, ज़्यादा हिचकी आ रही है, ज़्यादा याद कर रहा है, तो इसका मतलब हिचकी जिसको आती नहीं उसको कोई याद ही नहीं करता। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अगली बार मैं ही याद करूँगी, तुम्हें हिचकी आएगी तो। यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड होता है, फ्लूइड इन बिटवीन, उसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, जो फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट कराता है लंग्स का। डन। सो हमारे पास एक डेडिकेटेड सोफेस्टिकेटेड सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपने पूछा था डस्ट वाला, तो ये जो ट्रैकिया है पूरा, इस ट्रैकिया के अंदर बेटा अंदर वाली जो लाइनिंग है यहाँ पे, इधर और इधर अंदर की साइड जो सेल्स हैं बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उनके पास ऐसे ऐसे हेयर लाइक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइन, जिनको सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। सीलिया जैसे पैरामीशियम में आपने पढ़ा होगा, सीलिएटेड होता है पैरामीशियम, सिंगल सेल है, तो ये सीलिया का बीटिंग मूवमेंट होता है। अगर कुछ भी, और यहाँ म्यूकस भी है, कुछ भी सब्सटेंस अनवांटेड लाइक डस्ट या कोई इंसेक्ट या कोई फूड पार्टिकल, खाना खाते हैं बोल दिया गलती से उसी टाइम पे, तो खाना भी चला जाता है अंदर। अगर उसकी एंट्री यहाँ होती है तो म्यूकस भी है, और ये सीलिया का मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट विल कॉज द एक्सपल्शन। बहुत खांसी आती है हमें, बहुत ज़्यादा ना, खांस के हालत ख़राब हो जाती है, इवन चॉकिंग भी हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा जैसे फूड पार्टिकल कोई बड़ा चला जाए। तो जब तक ये बाहर नहीं आएगा, ये सीलिया मूव करके इसको ट्रैप करके करते रहेंगे, बाहर भेज देंगे। ये नॉर्मली भी हो रहा है, चलो फूड पार्टिकल गया तब तो हमें खांसी आ गई, हमें पता चला, बट वैसे जब हम डस्ट इनहेल कर रहे हैं, ये तो डेली बेसिस पे हम खूब डस्ट लेते हैं, तो यहाँ म्यूकस नेजल कैविटी से या ओरल कैविटी से जो जा रही है डस्ट, म्यूकस में तो वो ऐसे रोल हो ही गई है, बाकी ये सीलिया बीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो इकट्ठा एक प्लग सा बन जाता है, जिसको या तो हम कभी कभी ऐसे महसूस करते हैं, उसको स्पिट करते हैं, या कभी सोलो कर जाते हैं, तो वो तो एसिड में जाके डूब गया, कोई बात नहीं, खत्म हो गया, या फिर उसको स्पिट कर दिया, गले में कुछ आ गया ऐसे, इसको फिर एक्सपेल कर दिया। तो वो सीलिया के मूवमेंट की वजह से होता है। जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोक करते हैं, उनके अंदर ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं, सीलियरी मूवमेंट होता नहीं है, तो फिर उनको बार बार कफ करना पड़ता है, बार बार खांसना पड़ता है। तो देखा होगा जो सिगरेट का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसे लोग खांसते बहुत हैं। कारण यही है कि कुछ भी अगर उनके पास आया तो अब उनका मैकेनिज्म खांसने वाला ही स्टार्ट रहेगा, क्योंकि सीलिया तो उन्होंने ख़राब कर ली है, सीलिया तो ख़त्म कर लिया उन्होंने। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करी थी हमने, हीमोग्लोबिन, HB से रिप्रेजेंट करते हैं।
आप लोग को पता है अपनी अपनी HB वैल्यूज कैसे पता करते हैं? नहीं पता। हीमोग्लोबिन वैल्यू क्या है आपकी, पता है आपको? हाँ, ब्लड टेस्ट से होता है, ठीक है। कराया है कभी? ये चीज़ें नहीं कराते हम। पता है कुछ वैल्यू? डर लगता है? ये तो बात सही है, बहुत डर लगता है। कितना है हीमोग्लोबिन? अच्छा, कम है ज़्यादा है? कम है। हीमोग्लोबिन हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है विच इज़ ऑफ रेड कलर। वैसे तो जब ये ऑक्सीजन से ज़्यादा बाइंड नहीं करता है, वॉयलेट कलर का होता है, बट ड्यू टू बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन रेड कलर का हो जाएगा। तो हम जनरली यही कहते हैं कि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, गैसेस के साथ में बाइंड करता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है रेड कलर। कहाँ प्रेजेंट होगा? इन द आरबीसीज, इसीलिए आरबीसी का नाम पड़ा है ऐसा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दे आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स के पास नहीं है हीमोग्लोबिन, तो वो वाइट है बेचारी। तो ये आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होगा। दे कैरी या इट कैरीज O2 and CO2 and also CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कैरी करता है, ठीक है। 1 molecule of HB binds with 4 O2, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। वन इज हीम ग्रुप विच इज आयरन, आयरन इन इट्स फेरस स्टेट। अगर ये फेरिक स्टेट में होगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता। Fe3 पॉजिटिव स्टेट में ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फेरस। दूसरा आता है ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन एक प्रोटीन है which has 2 alpha and 2 beta chains, okay। और एक हेल्दी अडल्ट में इसकी वैल्यू जैसे फीमेल्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 12 होती है से लेके 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है वैल्यू। हाँ हाँ, हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बेटा, ठीक है। O2 और CO2 के साथ इसकी जो बाइंडिंग होती है वो पार्शियल है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 एल्वियोलाई में और उसमें ब्लड में, इसी तरह से जो एक्सचेंज होता है वो ब्लड और टिश्यू लेवल पे भी होता है। तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग गैसेस मूव करती हैं, ठीक है। तो जो गैसेस का मूवमेंट है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है ये हीमोग्लोबिन। पार्शियली बाइंडिंग शो करता है, जैसे प्रेशर जिस गैस का ज़्यादा होगा उसकी बाइंडिंग इसके साथ हो जाएगी, इस तरीके से काम रहेगा। बट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी परमानेंट बाइंडिंग होती है। इसका मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया इसकी एक्टिव साइट्स पे तो हटेगा नहीं, और अगर नहीं हटेगा तो फिर बाइंडिंग लोकेशंस कम पड़ जाएंगी ना। और ये सिचुएशन आती है अगेन स्मोकर्स के साथ, जो स्मोक करते हैं यूजुअली वही, बाकी तो जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा हीटर का, अंगीठी का यूज़ करते हैं उनके साथ भी सेम सिचुएशन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाले एनवायरनमेंट में अगर आप हो या आप जनरेट कर रहे हो उसको खुद से ही, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो हीमोग्लोबिन फ्री था ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करने के लिए, अब वो बाउंड हो गया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया है और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगेगी ऑक्सीजन की, ठीक है। एनॉक्सिक कंडीशंस हो जाएंगी। CO वाला टूटता नहीं है, CO वाला फिर फ्री नहीं होगा। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेके जाएगा, लाएगा, CO2 का भी लाना ले जाना वही कर रहा है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्शियल प्रेशर वो मूवमेंट होता है कि कब वो CO2 के साथ बाइंड करेगा, कब वो O2 के साथ बाइंड करेगा, तो वो चेंज कर जाता है। मतलब पार्शियल बाइंडिंग है ये। CO2 बाहर चली गई तो उसकी जगह O2 आ गई, ये पार्शियल बाइंडिंग चलेगी। बट अगर CO आ गई तो फिर वो वही है, फिर वो नहीं हटेगी।
तो वो परमानेंट बाइंडिंग हो गई, इसका मतलब अब एक्टिव साइट्स या एक्टिव लोकेशंस बंद खत्म हो गई ना हीमोग्लोबिन की, तो उतना हीमोग्लोबिन का वैल्यू अगर है उसमें से आधा से ज़्यादा खराब हो गया है, तो फिर लोगों को एनॉक्सिया होने लगेगा। हाँ, नया तो बन रहा है बट उतना नहीं, नए खून की तो ज़रूरत है। अब नया खून ठीक है, उनका काम चला रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन तो वो फिर भी उतना ही ख़राब करेंगे स्मोक कर करके। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें तो उनको दिक्कत देनी ही स्टार्ट कर देंगी। एकदम से इतनी सारी दिक्कतें नहीं आती, इसीलिए वो लोग समझाने पे भी समझते नहीं हैं जो स्मोक करते हैं। एक बार अगर तुम कहोगे तुम्हारा हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाएगा और कभी बनेगा नहीं दोबारा दूसरा ऐसा, तो शायद वो रुक जाएं, लेकिन बॉडी रेगुलेट कर रही है बस। ओके डन। अब एक लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है इसका बेटा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। कुछ रेस्पिरेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या डिजीजेस। ये डिसऑर्डर्स जैसे कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन्फेक्शंस की। टीबी, नाम सुना टीबी? ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, डिजीज है, इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से और हाईली कॉन्टेजियस है। एक इंसान से जो अनहेल्दी पर्सन है, डिजीज पर्सन है, टीबी का पेशेंट है, उससे एक हेल्दी पर्सन को फैल सकती है बाय एयर। आसपास की एयर अगर इन्फेक्टेड हो जाए उसकी वजह से, तो ये एयर बॉर्न इन्फेक्शन में आता है। टीबी के बाद एक कंडीशन आती है न्यूमोनिया। इन सभी बीमारियों में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत हार्म होता है उसको। निमोनिया भी अगेन एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से। ये होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, अगेन एक बैक्टीरिया है उसके कारण। ठीक है, उसके अलावा और भी डिजीजेस हैं जैसे डिफ्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, हूपिंग कफ कहते हैं उसको, काली खांसी। हाँ, तो वो भी इसी को अफेक्ट करेंगी। वायरल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस में वायरल न्यूमोनिया भी होता है। और जैसे कि एक बहुत बेकार से बीमारी जिसके बारे में सबको ही मालूम है, कोविड-19, जो किसकी वजह से हुई थी? कोरोना वायरस की वजह से। उसमें भी तो लंग्स ही अफेक्ट होते थे। ठीक है, तो ये क्या है? माइक्रोबियल पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, चाहे अपर रेस्पिरेटरी पार्ट हो चाहे लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट हो, उसको अफेक्ट करते हैं। सो फंक्शनिंग, ओवरऑल फंक्शनिंग हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिड्यूस हो जाती है। तो ये तो हुआ इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि बीमारियों की वजह से हमारा जो सिस्टम डिसऑर्डर में आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स में आती है कंडीशन लाइक अस्थमा, कंडीशन लाइक एम्फाइसीमा। ठीक है, एक वर्ड आता है ब्रोंकाइटिस। अस्थमा में काफी हद तक वो वर्ड यूज करते हैं, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई क्या थी? ट्रैकिया के बाद जो दो पार्ट्स डिवाइड हुए थे। तो आइटिस वर्ड जब भी आता है बेटा, इट इज रिलेटेड विद द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। तो अगर किसी ब्रोंकाई वाले पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पार्ट क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। स्वेलिंग आ गई है तो इसके अंदर का ल्यूमेन छोटा हो गया ना, तो अब उतनी एयर नहीं पास हो पा रही इससे, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, वीजिंग साउंड आता है, बहुत डिफिकल्टी होती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ऐसे ही एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एल्वियोलाई चौक हो जाती है, या कहो एल्वियोलाई या एल्वियोलर सरफेस रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस स्मोकिंग। स्मोक करने की वजह से अब रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गया है, तो ब्रीदिंग इश्यूज आएंगे उसमें भी। ठीक,
ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स वो होते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स जो किसी पर्सन के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं, उसके व्यवसाय, उसके काम से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे लोग माइनिंग इंडस्ट्री में हैं, माइनिंग इंडस्ट्री, कोल माइंस हैं, है ना, सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड हैं, तो दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डस्ट। बहुत सारी डस्ट के आसपास में रहते हैं वो, और डस्ट इनहेल करते हैं, वो डस्ट उनके सिस्टम को बेकार कर रही है। ठीक, तो बहुत सारी कंडीशंस, कॉटन इंडस्ट्री के लोगों को भी सेम चीज़ फील होती है, क्योंकि कॉटन में भी बहुत सारे हल्के हल्के फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, वो जो सिस्टम में अंदर एंटर करते हैं और इरिटेशन, एलर्जी, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम लिख सकते हैं एस्बेस्टोसिस, एक कंडीशन है सिलिकोसिस, एक कंडीशन है न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, इस तरह के इश्यूज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है।